जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेटर समझाऊंगा और भी कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन दूंगा आपके वेलफेयर से रिलेटेड। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक फॉर्म मेरे पास शेयर हुआ था, नॉमिनेशन फॉर्म, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से। यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो इससे आप जुड़ जाएंगे। फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल स्पोकमैन, लीगल एडवाइजर फिर ये बनाया जाएगा। दोस्तों, ये फॉर्म मेरे पास शेयर हुआ था और मेरे को जोड़ने के लिए बोला गया था। जैसा कि आप ऊपर मैसेज भी देख रहे हैं, एक मैसेज आया था मेरे पास, नमस्कार रक्षित सर, आप एफवीए को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ आ जाइए। हम आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। शर्त यह है कि आप किसी दूसरे संगठन से नहीं जुड़ेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये लालच दे रहे हैं मुझे कि हम आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, जनरल सेक्रेटरी बना देंगे, और ये भी बोल रहे हैं कि आप किसी दूसरे संगठन से मत जुड़िए। क्यों? वो सैनिक संगठन नहीं है क्या? उनकी डिमांड नहीं है? दोस्तों, जब तक आप सब लोग एक नहीं होंगे, जब तक भारत सरकार कुछ नहीं सुनेगी। आपको एकता दिखानी होगी। जब आपकी मांगे एक हैं, जब आपका संघर्ष एक है, तो फिर आप अलग अलग संगठन क्यों बना रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं कि आप मेरे संगठन में शामिल हो जाइए, आप उस संगठन में मत आइए, हम आपको ये फॉर्म दे रहे हैं, हम आपको जनरल सेक्रेटरी बना देंगे। दोस्तों, मेरे को ना ही जनरल सेक्रेटरी बनना है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मेरे को कुछ नहीं बनना। मैं एक मामूली इंसान हूं, मैं ऐसे ही हेल्प कर रहा हूं पेंशनर की। तो इसलिए मेरे को आप लालच मत दीजिए कि आप इसमें शामिल हो जाइए, हम आपको ये कर देंगे, ये बना देंगे। मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं ऐसे ही ठीक हूं। तो दोस्तों, इसके बेस पर ये बता रहे हैं कि आप हमारे संगठन से जुड़ जाइए और आपको हम ये बना देंगे, सेक्रेटरी बना देंगे, जनरल सेक्रेटरी बना देंगे। नहीं दोस्तों, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। मैं सबको एक संगठित करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को एक मुट्ठी बनाना चाहता हूं, एकता लाना चाहता हूं, ताकि जो आपकी मांगे हैं वो एकजुट होकर भारत सरकार के पास जाएं। अगर आप ऐसे बिखरे रहेंगे तब भारत सरकार कुछ भी नहीं करेगी। ये बात आप लिखे ले लीजिए। इसलिए एक होना बहुत जरूरी है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों है बात, 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। काफी पेंशनर्स मेरे को ये मैसेज भी कर रहे थे कि सर 8वां वेतन आयोग पर क्या खबर है। जैसा आपको पता है, 8वें वेतन आयोग पर संसद में भी बात उठी थी। तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि अभी 8वें वेतन आयोग पे कोई बात नहीं हो रही है, अभी इस पे कोई विचार नहीं है लाने का। और दोस्तों, ये हो सकता है कि जो आपकी पे मैट्रिक्स है उसको ही रिवाइज कर दें पेंशन रिवीजन के लिए, या फिर एक्वायर्ड फॉर्मूला लाया जाए पेंशन रिवीजन के लिए। लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग पे कोई बात नहीं हो रही है, ना ही अभी इसे लाने का विचार है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक लेटर भेजा गया है एसबीआई की तरफ से, और यह भेजा है पीसीडीए को। यानी एक पेंशनर ने डिमांड करी थी कि मुझे जो एरियर मिला 568 का, वो मुझे लग रहा है कि गलत एरियर है, जो सीपीपीसी ने या फिर बैंक ने प्रोवाइड करा पहले। तो इसके बेस पर पेंशनर ने कार्रवाई करी। तो दोस्तों, यहां पे बैंक ने सीधा चिट्ठी लिखी पीसीडीए को, और उसमें यह लिखा है कि आप एरियर शीट प्रोवाइड करें। यानी पीसीडीए सीडीए से यह कहा है कि आप एरियर शीट दें, सर्कुलर नंबर 568 की और 570 की। तो इसके बेस पर पता लगेगा कि जो आपको एरियर पे हुआ है वो गलत पे हुआ है या फिर सही पे हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपको गलत एरियर मिल गया हो, कुछ पैसे कम मिल गए हो। तो इसके बेस पर आप बैंक से कार्रवाई कर सकते हैं, सीपीपीसी से। और हो सकता है कि जो बैंक है वो एक लेटर फॉरवर्ड करे पीसीडीए को एरियर शीट मंगाने के लिए। तो दोस्तों, इनका केस फंसा हुआ है और देखते हैं पीसीडीए क्या जवाब देता है। और दोस्तों, इसमें सीपीपीसी बैंक ये नहीं कह रहा कि हमने एरियर प्रोवाइड करा है। इसमें बैंक कह रहा है कि जो हमारे पास एरियर कैलकुलेट होकर आया पीसीडीए सीडीए से, तो हमने वो आपके खाते में क्रेडिट कर दिया 2016 में 17 में। तो बाकी अगर आपको जानना है कि आपका एरियर ठीक मिला या गलत मिला, तो इसके लिए पीसीडीए जवाब देगा, सीडीए जवाब देगा।
तो यही इस लेटर में लिखा हुआ है। ये एसबीआई बैंक ने सीधा लेटर दिया है पीसीडीए को। तो दोस्तों देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई होती है और देखते हैं कि जो इनको एरियर मिला हुआ है वो बिल्कुल सही मिला है या फिर गलत मिला है। क्योंकि मैंने भी इनका एरियर कैलकुलेट किया था जिसमें कुछ पैसे इनको कम मिले हैं 568 के, तो मैंने इन्हें कार्रवाई करने के लिए बोला। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये लेटर है। बाकी देखते हैं कि पीसीडीए क्या जवाब देता है, क्या वो एरियर शीट देता है या फिर नहीं देता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों ये है हमारे डिपार्टमेंट का लेटर। एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो तुरंत जो फैमिली मेंबर है, चाहे वो वाइफ हो बच्चे हो, तुरंत अपने पीडीए को, जहां से पेंशन ले रहे थे पेंशनर, उनको इन्फॉर्म करें, उनको डेथ सर्टिफिकेट दें पेंशन रोकने के लिए। कई बार क्या होता है, पेंशनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद में बैंक को, स्पर्श को, सीपीपीसी को कोई भी नहीं बताता कि पेंशनर की डेथ हो गई। उसके बाद जो बैंक है, स्पर्श है, वो पेंशन डालते रहता है पेंशनर के खाते में पेंशनर की डेथ के बाद भी। फिर वो एक रिकवरी अमाउंट बन जाता है और वो चुकाना पड़ता है स्पाउस को, वाइफ को, फैमिली मेंबर को। तो ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट ने एक लेटर बनाया, यानी एक पेंशनर की डेथ हो गई थी और उन्हें एक्सेस पेंशन दी गई। कब से कब तक? 9 फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक। यानी स्पाउस ने, वाइफ ने हमें बताया ही नहीं कि पेंशनर की डेथ हो गई है, आप पेंशन रोक दो। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप पेंशनर है, आपकी डेथ हो जाती है, तो ये आप बता के रखें वाइफ को, स्पाउस को, कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आप तुरंत आप बैंक को, स्पर्श को बताएं, फैमिली मेंबर, कि पेंशनर की डेथ हो गई है, पेंशन रोक दो। कई बार क्या होता है, पेंशनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद कोई बताता ही नहीं कि आप पेंशन रोक दो, और वो पेंशन कंटिन्यू चलती रहती है पेंशनर के खाते में। फिर वो एक मोटी रिकवरी बन जाती है, जैसे इनकी बनी 2,95,592 की। ये हमने बनाई है रिकवरी। तो दोस्तों ये रिकवरी हम लेंगे फैमिली पेंशनर में से जो एक्सेस पेमेंट चला गया फरवरी 2023 से अगस्त 2023 के बीच में। ये पूरे आदेश है हमारे पास कि हम रिकवरी करेंगे, क्योंकि फैमिली मेंबर ने या फिर हमें डेथ सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कराया गया, नहीं तो हम पेंशन पहले ही रोक देते। कई बार लालच में भी फैमिली मेंबर ऐसी गलती करते हैं कि पेंशनर की डेथ हो जाती है, वो बताते नहीं है, और 1 साल तक, 2 साल तक, पेंशनर के मरने के बाद भी पेंशन खाते में आती रहती है। जैसा आपको पता है कि कई बार डेथ सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं मिलता, लेकिन आप मुंह से बता दें, लेटर दे के बता दें, बैंक चले जाइए, स्पर्श को चिट्ठी लिख दें कि पेंशनर की डेथ हो गई है, आप पेंशन रोक दो। जिस दिन डेथ हुई है उसके अगले दिन ही, 1-2 दिन बाद ही आप जरूर बताएं बैंक को, स्पर्श को, सीपीपीसी को, डिपार्टमेंट को, जहां से पेंशन आ रही है, कि पेंशनर की डेथ हो गई, आप पेंशन रोक दो। तो दोस्तों ये हम रिकवरी करेंगे 2,95,592 रुपए की फैमिली पेंशन। जब हम इनकी स्टार्ट करेंगे तो फैमिली पेंशन तो हम इनकी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इस अमाउंट की रिकवरी बांध देंगे कि आप इतना अमाउंट या तो चेक के थ्रू एक साथ डिपॉजिट कर दें या फिर आप इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है स्टेशन हेडक्वार्टर मथुरा से, कोचिंग फॉर द वार्ड्स ऑफ वीर नारीज, विडो एंड ईएसएम। यानी वीर नारीज के बच्चे, विडोज के बच्चे या फिर ईएसएम के बच्चे कोचिंग ले सकते हैं। किसकी कोचिंग? यूपीएससी एग्जाम की, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है या फिर अदर एग्जाम है। तो दोस्तों इसके लिए जो नेम है बच्चों के, वो आपको फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। अगर आप वीर नारीज हैं, विडो हैं, ईएसएम है, तो ये आपको फॉरवर्ड करने हैं 25 सितंबर 2023 तक। तो दोस्तों इसमें जो मेन टीम है जो कोचिंग कंडक्ट करेगी, वो करेगी मथुरा स्टेशन पे। जो मथुरा स्टेशन हेडक्वार्टर है, वहां पे ये कोचिंग कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसमें जो नाम है वो आपको भेजने पड़ेंगे। और दोस्तों जो भी ये क्लासेस हैं कोचिंग की बच्चों की, ये शुरू हो सकती है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से। तो आप ये नाम भेज सकते हैं बच्चों के 25 सितंबर 2023 तक। और दोस्तों इसमें जो ईएसएम है मथुरा के, अलीगढ़ के या फिर हाथरस के, वो
इसमें एनरोल हो सकते हैं उनके बच्चे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है, आफ्टर चेंजिंग इनटू ए डीएसपी पेंशन अकाउंट योर डिटेल अपीयर एज बिलो। जब आपका नॉर्मल अकाउंट, सर्विंग अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए आप पासबुक की फ्रंट कॉपी देख सकते हैं जिसमें एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड अकाउंट लिखा होगा, या फिर अपनी अकाउंट समरी भी देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन करके, जिसमें यह कोड लिखा रहेगा। तो इसके जरिए भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट हो गया। ऐसी दोस्तों गोल्ड के लिए अलग है, डायमंड के लिए अलग है और प्लेटिनम के लिए अलग है। ये अलग अलग पैकेज हैं जो ईएसएम को प्रोवाइड करता है एसबीआई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों खबर है एजीआईएफ की, यानी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को लेने के लिए क्या करना पड़ता है। काफी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को पता ही नहीं है इसके बारे में। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है जो ऑनरी कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी ने ये इंफॉर्मेशन शेयर करी है एजीआईएफ में। सर्विस में रहते सैनिक का आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के लिए फंड काटा जाता है, जैसा आपको पता है, और इसकी शर्तों के अनुसार इसमें 2 शर्तें लागू होती हैं। एक सेवा का समय और दूसरा सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद का समय। सभी जवान सिर्फ अपनी सेवानिवृत्ति की ही राशि लेकर बैठ जाता है, यानी जो सेवानिवृत्ति की जो राशि है वही उसे मिल जाती है, परंतु यह इंश्योरेंस जवानों की 60 वर्ष आयु तक या रिटायर के 30 वर्ष बाद तक होता है। इसलिए घर में अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों के संज्ञान में यह बात जरूर देनी है कि अगर भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु 60 वर्ष या रिटायर के 30 वर्ष तक में हो जाती है, जैसे उदाहरण के लिए रिटायरमेंट से 30 वर्ष के अंदर यानी 50 वर्ष में रिटायर हुए और मृत्यु 80 वर्ष तक हुआ हो, तो भी एजीआई का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी फैमिली मेंबर्स को भी होना जरूरी है कि कब तक एजीआईएफ का पैसा मिलता है। इसके लिए पत्नी को एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। अब कैसे इसकी कार्यवाही करनी है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए पत्नी को एक प्रार्थना पत्र जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक की डिटेल, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड को एजीआईएफ भवन नई दिल्ली को प्रेषित करें। यानी जिला सैनिक बोर्ड से एक लेटर फॉरवर्ड कराएं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, और यह लेटर आपका जाएगा एजीआईएफ भवन नई दिल्ली में। उसके बाद एजीआईएफ आपको 5 लाख की राशि प्रदान करेगा। इस राशि को अज्ञानता के कारण नहीं लिया जा रहा, यानी जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे, आपको यह लाभ नहीं मिल पाएगा फैमिली मेंबर को। तो इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यह जानकारी आप अपने पहचान के भूतपूर्व सैनिकों को भी दें ताकि वह लाभ ले सकें। यह जानकारी आपको एजीआईएफ स्वयं नहीं बताएगा। कई बार ये जो जानकारी है जो एजीआईएफ टीम है वो नहीं बताती है, इसलिए यह पता करना जरूरी है कि किन कंडीशन पे आपको इसका फंड मिलता है। आपको पूछने पर ही देगा। बाकी जानकारी आप एजीआईएफ से भी ले सकते हो। बाकी एजीआईएफ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों ये थी इस फंड से रिलेटेड जानकारी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से रिलेटेड। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज आया था, इट इज ऑब्जर्व दैट सम आर वेटरन आर स्टिल ड्रॉइंग पेंशन इन सिंगल अकाउंट। काफी ऐसे पेंशनर हैं जो अपनी पेंशन सिंगल अकाउंट में ले रहे हैं, एंड हैज नॉट मेड नॉमिनी, और वो नॉमिनी नहीं कर रहे हैं वाइफ को या फिर स्पाउस को। देयरफॉर ऑल वेटरन आर रिक्वेस्टेड टू ओपन ज्वाइंट अकाउंट। यानी जब भी आप अपनी पेंशन लें तो उसमें नॉमिनी करें वाइफ को या फिर स्पाउस को अपने अकाउंट के साथ, यानी आपका जो खाता हो वो ज्वाइंट अकाउंट हो। क्योंकि दोस्तों आजकल जो नए खाते बन रहे हैं उसमें ज्यादातर ज्वाइंट अकाउंट ही हो रहे हैं। तो जो पुराने खाते हैं उसमें भी आप वाइफ को, स्पाउस को नॉमिनी करें अपने खाते के साथ, ज्वाइंट करें।
एंड रजिस्टर द नेम ऑफ नॉमिनी टू अवॉइड प्रॉब्लम एंड लीगल कॉम्प्लिकेशन एट लेटर स्टेज, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज्वाइंट अकाउंट कर लेते हैं तो काफी इजी पड़ जाता है, यानी जब भी कोई रिकवरी करनी होती है बैंक को या फिर स्पर्श को, तो डायरेक्टली वो ज्वाइंट अकाउंट में से ही कर लेता है। बाकी अगर एक्सेस चला गया या कुछ पेमेंट डालना है तो उसके लिए भी ज्वाइंट अकाउंट काफी लाभकारी होता है। तो ज्वाइंट अकाउंट जरूर करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक ग्रीवांस डाली गई थी पेंशनर के द्वारा, यानी इनको 568 का एरियर नहीं मिला। तो इसके बेस पर इन्होंने बताया कि जनवरी 2006 को, जनवरी 2009 को, फिर 24/9/2012 को इनकी इतनी पेंशन थी अलग अलग टाइम पे, और 568 की जो सर्कुलर था उसमें इतनी पेंशन थी। तो सब कुछ इन्होंने समझाया और ये बोला कि मुझे 568 का एरियर दीजिए। तो इसके बेस पर अभी डिपार्टमेंट ने जवाब नहीं दिया है। अभी करंट स्टेटस है अंडर प्रोसेस। इन्होंने ये ग्रीवांस डाला था 3/9/2023 को, और इसका जो मैटर सुलझना था, जवाब जो आना था वो आना था 6/9/2023 को। लेकिन अभी तक ये मैटर सुलझा नहीं, जिसके बेस पे पेंशनर ने एक रिमाइंडर भेजा 18/9/2023 को, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक हमारा मैटर सुलझा नहीं है। तो दोस्तों आप भी शिकायत डाल सकते हैं सीपी ग्राम के थ्रू, अगर आपको 568 का एरियर नहीं मिला है, डी लिंकिंग का एरियर नहीं मिला है। बाकी हम इसके जवाब का वेट करेंगे कि डिपार्टमेंट क्या जवाब देता है इस पर। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें यह बताया कि पेंशन आउटगो में राइज टू ओवर ₹17 लाख करोड़ अंडर ओपीएस, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो लास्ट बेसिक का 50% पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट ले रहे हैं, तो लगभग 17 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। कब तक का? 2050, यानी जब 2050 आएगा ईयर, तो उसमें लगभग 17 लाख करोड़ जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशनर हैं उनको देने पड़ेंगे। और यहीं अगर हम एनपीएस में देखें तो उसका खर्चा है 4 लाख करोड़ का। तो दोस्तों ओपीएस में तो ज्यादा है ही खर्चा ओल्ड पेंशन स्कीम में, बल्कि एनपीएस में इतना खर्चा नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन भी कम बनती है। कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं एनपीएस में, वही आपका रख रखाव करते हैं पेंशन से रिलेटेड। तो काफी दिक्कत है एनपीएस में। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सरकार पे कितना बोझ है, किस वजह से वो सब कुछ रिलीज नहीं कर रही है। सब कुछ लेना देना है पैसे से, और सरकार की जेब से पैसा निकालना मतलब शेर के मुंह से मांस छीनना है। तो दोस्तों ये खबर थी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जो रेलवे ने लिखा है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। यह लिखा है कि आप पेंशनर के 65 वर्ष पे पहुंचने पर 5% एडिशनल पेंशन दीजिए, 70 पे 10% दीजिए, 75 पे 15% दीजिए, और 80 पे तो 20% मिल ही रही है। दोस्तों ये मामला अभी भारत सरकार के पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतनी आसानी से आपको एडिशनल पेंशन नहीं देगी। 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15%। ये मामला हमारे डिपार्टमेंट से भी मांगा गया था। हमने इंफॉर्मेशन तो दी, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो दोस्तों ये मामला सेटल भी अभी नहीं होगा, चाहे भले ही रेलवे जो है वो ये डिमांड कर रहा हो अपने पेंशनर्स के लिए। बाकी दोस्तों इसका जो मैटर है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ही लंबित रहेगा, पेंडिंग में रहेगा, और अभी मिनिस्ट्री इतनी आसानी से ये काम नहीं करेगी। दोस्तों ये बात मैं 100% कंफर्म कह रहा हूं। सिर्फ हम डिमांड कर सकते हैं मिनिस्ट्री से, लेकिन घुमा फिरा के बात आती है पैसे पर। तो जो ये इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से ही नहीं, काफी डिपार्टमेंट से ये इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि अगर 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% पेंशन दी जाती है तो कुल कितना खर्चा आएगा पेंशनर को एडिशनल पेंशन देने में।
और दोस्तों ये डिमांड इसलिए करी गई थी क्योंकि काफी पेंशनर्स 80 एज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो एडिशनल पेंशन का लाभ है वो 65 वर्ष से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इनकी जो मांगे थी उसमें ये बात कही गई थी कि 80 तो बहुत दूर की एज है, काफी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स नहीं पहुंच पाते उस एज तक, तो इसलिए एडिशनल पेंशन का लाभ कम एज में ही कर दिया जाए, जैसे 65 पे, 70 पे, 75 पे। तो दोस्तों इसके लिए भी काफी मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, तो इसलिए ये मामला अभी विचाराधीन है। अभी इस पे इतनी जल्दी फाइनल निर्णय नहीं आएगा। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी रेलवे की तरफ से जो इन्होंने डिमांड करी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक ट्वीट आया है वीर बहादुर सिंह जी का, यानी सेवादारी प्रथा इतनी खतरनाक प्रथा है कि इसमें जवान तक मौत के मुंह में जा रहे हैं। जैसा कि यहां पे वीर बहादुर सिंह जी ने लिखा है, बंद करें सेना से औपनिवेशिक कालीन सेवादारी प्रथा, जिसके तहत करीब 1 लाख जवान घरेलू नौकर के रूप में ऑफिसर के घरों में तैनात हैं। यानी ऑफिसर्स के घर में जो जवान है वो एक नौकर के रूप में काम कर रहे हैं, सर्वेंट के रूप में, और उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है आप नीचे देख रहे हैं। ये जवानी है जिसकी डेथ हो चुकी है। अमित चौधरी, विक्टिम ऑफ बडी सिस्टम ऑफ इंडियन आर्मी, यानी सहायक प्रथा के कारण, बडी सिस्टम के कारण इस जवान की जान चली गई। और क्या जुल्म साबित करा गया था ऑफिसर्स के फैमिली मेंबर्स द्वारा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। एयरफोर्स और नेवी में यह प्रथा नहीं है। आजकल अधिकारियों के पे काफी बढ़ी हुई है, इसलिए 10,000 में नौकर मिल जाते हैं। और नौकर कौन है? ये जवान है जिनके साथ सही सलूक नहीं होता है। अब दोस्तों आप नीचे देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, जो ये जवान गुजरा जिसकी डेथ हुई, इनकी शादी थी जनवरी 2024 में। तो दोस्तों यहां पे इल्जाम लगाया इन जवान पर, किसने? ऑफिसर्स की वाइफ ने, कि ये मेरे साथ गलत सलूक करता है, मेरे साथ सही ढंग से पेश नहीं आता है। तो दोस्तों ये इल्जाम लगाया इस जवान पे। और दोस्तों इन जवान की अपने परिवार वालों से पहले बात भी हुई थी, लेकिन दोस्तों जो ऑफिसर हैं जिनके द्वारा इनकी ये कंडीशन हुई, ये बहुत ही दुखद है। तो दोस्तों ये जो प्रथा है सेवादारी प्रथा, ये खत्म होनी चाहिए। और इनके द्वारा लगाया गया इल्जाम औरों के लिए मुसीबत ना बने, औरों के साथ ऐसा ना हो, तो इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, बनने आया था देश का सेवक और बनकर रह गया मैडम का सेवक। दोस्तों ये जो लाइन है ये दिल को छूती है। मैं देश की सेवा करने आया था, मैं देश का सपूत हूं, लेकिन मैं किसका सेवक बन के रह गया? मैं किसका नौकर बन के रह गया? एक ऑफिसर का, उनके घर का। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पे खड़ा करता है। तो इसलिए सेवादारी प्रथा या फिर जो बड़ी सिस्टम है ये यहां पे खत्म होना चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान इनके परिवार को शक्ति दे और इनकी आत्मा को शांति दे। और जो ऑफिसर्स थे ये, जिनकी वाइफ ने इल्जाम लगाया जवान पे गलत हरकतों का, तो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा मुझे वीडियो बड़ा बनाना पड़ा आपके लिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।